Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the solubility of the gases in liquids. Solubility of the gases in liquids. इससे पहले आपने solubility of the solids in liquid study किया था, जिसमें हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की थी. आपको ध्यान होगा उसके बारे में. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इन लिक्विड्स के बारे में. अब वहाँ पे हमने बोला था कि जब भी सॉलिड्स हैं वो लिक्विड में डिजोल्व होते हैं, देन दे फॉर्म द होमोजीनियस सोल्यूशन. क्या बनाते हैं? होमोजीनियस सोल्यूशन. यहाँ पर भी हम ये बोल रहे हैं कि गैसेज डिजोल्व इन द लिक्विड्स टू फॉर्म द होमोजीनियस सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हम इस चैप्टर में सोल्यूशंस कौन से कैटेगराइज कर रहे हैं? होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन को हमने क्या बोला था? होमोजीनियस मिक्सचर बोला था. तो इट डिजोल्व्स, गैसेज डिजोल्व इन द लिक्विड टू फॉर्म द होमोजीनियस सोल्यूशन. नाउ सोल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज, सोल्युबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे आप सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स इन लिक्विड को डिफाइन करे थे, वहाँ पे आप क्या बोल रहे थे कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में. कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में, उसको आप क्या बोल रहे थे? सॉल्युबिलिटी बोल रहे थे. ऐसे यहाँ पर किसकी टर्म में बात करोगे? गैसेस की. आप मास तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? उसके वॉल्यूम के बारे में बात करोगे कि वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट डिजोल्व इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, कि कितना आपका गैस का वॉल्यूम है वो डिजोल्व हो रहा है एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के अंदर. जैसे वहाँ पर हम बोल रहे थे ना, कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो सकता है एक 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर. तो फिक्स्ड की बात कर रहे थे कि जनरली हम जो अपना सॉल्यूशन है उसको कितना मान के चलते हैं? 100 ग्राम लेके चलते हैं. यहाँ पर भी हम किसकी बात करें? इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड की बात कर रहे हैं टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और तब क्या बन जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वहाँ पे भी हम बोल रहे थे कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है ताकि सॉल्यूशन कौन सा बन जाए? सैचुरेटेड बन जाए. ऐसे कितना वॉल्यूम में गैस का डिजोल्व हो सकता है एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में, जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा बन जाए? सैचुरेटेड बन जाए एट ए गिवन टेम्परेचर पर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, या रूम टेम्परेचर लीजिए, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है. ठीक है. अब देखिए, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस में एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. अब इसका क्या मीनिंग है? जब गैस आपकी डिजोल्व हो रही है, किसके अंदर डिजोल्व हो रही है? एक लिक्विड में डिजोल्व हो रही है, मतलब क्या हो रही है? वो सॉल्युबल हो रही है ना. गैस आपके लिक्विड में डिजोल्व हो रही है, सॉल्युबल हो रही है. जैसे सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि सॉलिड है वो डिजोल्व हो रहा है लिक्विड, मतलब सॉल्युबल हो रहा है ना. तो अब सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किस में कर सकते हो? किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के टर्म में. किस टर्म में? मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि सोल्युबिलिटी क्या होगा? जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होंगे एक गैस के एक सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उतनी तो उसकी सोल्युबिलिटी होगी. तो मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी मतलब जितने नंबर ऑफ मोल डिजोल्व हो रहे हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो सोल्युबिलिटी को आप दोनों वे से बोल सकते हो, मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात कर सकते हो. तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना सोल्यूबल होगी वो गैस एक पर्टिकुलर काइंड के सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, बोलेंगे हम, एट ए गिवन टेम्परेचर. क्लियर? उसके बाद देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड. कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो गैस की सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं इन ए लिक्विड? फर्स्ट है नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट. गैस का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर. फर्स्ट वन इज, अब नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो, कुछ गैसेस जो हैं, जैसे कि हमारी नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ये वाटर में स्मॉल एक्सटेंट तक डिजोल्व होती हैं. क्या क्या बोली मैं? जैसे नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की गैसेज हैं वो वाटर में स्मॉल एक्सटेंट तक डिजोल्व होती है. लेकिन इन्हीं को अगर आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो तो वो ज़्यादा डिजोल्व हो जाएंगी. अब सॉल्वेंट आपने चेंज कर दिया. पहले मैं किसकी बात कर रही हूँ? वाटर सॉल्वेंट की मैं बात कर रही हूँ, कि आपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जैसी गैसेस को आपने वाटर में डिजोल्व करा, तो सॉल्वेंट इज वाटर और आपकी जो गैसेस हैं वो सोल्यूट की तरह काम करेंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. लेकिन जब आपने सॉल्वेंट क्या ले लिया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, जैसे आपने इथाइल अल्कोहल ले लिया सपोज करो, तो उसमें जो उसकी सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो गई. मतलब किस पे डिपेंड करा? कि गैस के नेचर पर, सॉल्वेंट के नेचर पर. ठीक है, कि ये वाली टाइप की गैस अब इस पर्टिकुलर टाइप के सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजोल्व हो रही है. ठीक है. अब जैसे मैं दूसरी और बताऊं, अमोनिया ले लो आप, HCl ले लो आप, ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होती हैं. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मैं बोल रही हूँ कि वाटर में कम सोल्यूबल होती हैं. लेकिन जो हमारी अमोनिया है, HCl है, वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं. अब यहाँ पे किसकी बात आ गई? नेचर ऑफ सोल्यूट की बात आ गई ना, कि नेचर ऑफ गैस आपका कैसा है, कि गैस जो है वो किस नेचर की है और किस काइंड के सॉल्वेंट में वो डिजोल्व हो रही है. तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है. क्लियर? उसके बाद देखिए, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के टेम्परेचर पे कैसे ये डिपेंड करेगा? जब भी आपका गैस किसी पर्टिकुलर
सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रही है, पर्टिकुलर गैस किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रही है तो क्या बनाएगी, सॉल्यूशन बनाएगी। और इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। मतलब ये जो प्रोसेस है ना, दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, आपको पता ही है कि जिसमें हीट निकले वो एक्सोथर्मिक होती है। अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले क्या निकल रही है सिस्टम में, हीट निकल रही है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, है ना। इसका मतलब सोलिबिलिटी को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि सोलिबिलिटी तो तभी होगी ना जब इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड में मूव करेगा। लेकिन सिस्टम में पहले बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, ऊपर से आप क्या दे रहे हो, इसको और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। उसका इंक्रीज करने का मतलब उसमें क्या है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड मूव करेगा, मतलब सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सेकेंड फैक्टर हो गया temperature of the solution. फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, सेकेंड इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आज का हमारा पूरा लेक्चर बेस है, दैट इज प्रेशर। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा आज का कौन सा है, प्रेशर, जिसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं डीप में। देखिए अब ये मैंने क्या लिया, एक बीकर ले लिया, 2 बीकर मैंने ले लिए, ठीक है। इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ नॉर्मल प्रेशर मैंने अप्लाई किया, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं किया, नॉर्मल प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या होगा, एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर काइंड का सोलवेंट है, इसमें गैस डिजोल्व हो रही है, इस पर्टिकुलर काइंड के सोलवेंट में गैस डिजोल्व हो रही है, तो ज़्यादा प्रेशर ऊपर से नहीं लगा, तो क्या होगा, गैस डिजोल्व तो होगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर एक सोल्यूशन में और गैस में, ये जो गैस, ऊपर आपको गैस के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, और ये नीचे क्या है, सॉल्यूशन के अंदर कुछ गैस के पार्टिकल है, ऊपर भी ये गैस के पार्टिकल है, नीचे जो हमारा जो सॉल्यूशन बना, गैस इन सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन बना, गैस और सॉल्वेंट से मिलकर जो सॉल्यूशन बना, उसमें भी गैस के कुछ पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, तो क्या होता है कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको सॉलिड एंड लिक्विड के सॉल्यूशन में बात करी थी ना कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट होता है, यहाँ पर भी एक ऐसे डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, किसके अंदर, गैस के बीच में, के पार्टिकल्स के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में। क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल गैस में डिसॉल्व हो रहे होते हैं, कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, उतने सेम नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर भी आते हैं। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे होते हैं, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर निकल रहे होते हैं। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमें ऐसे पता नहीं चलता, ये हमें लगता है कि स्टैटिक है सब कुछ, बट एक्चुअली में स्टैटिक नहीं होता, इट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम की चेंजिंग होता है। वैसे ही आपको पता है कि गैस के पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली रैंडमली मोशन में होते हैं, तो जितने पार्टिकल अंदर की तरफ जाएंगे, डिसॉल्व होंगे, उतने पार्टिकल बाहर की तरफ भी आएंगे। क्लियर? ये है कि जब मैंने प्रेशर कम लगाया, ठीक है, तो लोअर प्रेशर ऑफ द गैस पे सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। लोअर प्रेशर ऑफ द गैस पे सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। क्लियर? अब देखो, मैं प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर आपको देखिए लेवल कहाँ से कहाँ आ गया है, लेवल यहाँ से लेकर यहाँ मूव हो गया पिस्टन का। पिस्टन का आपने दबाया पिस्टन को, मतलब ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल ऊपर की तरफ ज़्यादा थे, अब वो भी क्या करेंगे, इस जो सोलवेंट है, लिक्विड जो है, उसके सरफेस पे आ जाएंगे, उसके सरफेस पे आके और डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। किसके अंदर, किसके अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, वही सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर देंगे। इस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर? और ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, जब तक एक न्यू इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप था ना, ऐसे ये कब तक ऐसा होता रहेगा कि कितनी सोलिबिलिटी, मतलब जब जैसे से आपने प्रेशर को एकदम से बढ़ाया ना, तो सोलिबिलिटी एकदम से इंक्रीज करने लग गई, मतलब जो गैस के पार्टिकल हैं वो सोल्यूशन में ज़्यादा जाने लग गए। क्लियर? तो मतलब ये मतलब सोलिबिलिटी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक एक फिर से एक न्यू इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता, फिर से एक न्यू इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता। मतलब प्रेशर बढ़ाने से हमें क्या पता चल रहा है कि सोलिबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सो एट हायर प्रेशर ऑफ द गैस सोलिबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर? यहाँ लोअर प्रेशर था तो कम आपके पार्टिकल्स जा रहे थे सॉल्यूशन में, प्रेशर ज़्यादा होने से पार्टिकल ज़्यादा जाने लग गए सॉल्यूशन में। ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। अब फिर विलियम हेनरी जो था, इसने इसके बारे में स्टडी करी कि ऐसा हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, मेड ए सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ द सोलिबिलिटी ऑफ द गैसेज इन लिक्विड के ऊपर स्टडी करी उसने, एंड गेव द रिलेशनशिप। और क्या रिलेशनशिप दिया, किसके बीच में दिया, बिटवीन द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ सॉल्वेंट एंड द प्रेशर विच इज़ नॉन एज द हेनरीज लॉ। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है आपका हेनरीज लॉ, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आते हैं हेनरी लॉ के ऊपर, ठीक है। इसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में।
तो इसने क्या किया, सिस्टमेटिक स्टडी करी, किसके ऊपर स्टडी करी, ऑफ द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, ठीक है, और रिलेशनशिप प्रोवाइड करा, किसके बीच में प्रोवाइड करा, बिटवीन द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सोलवेंट एंड द प्रेशर, कि सोल्युबिलिटी और प्रेशर में कुछ तो रिलेशनशिप है ना, कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैस की सोल्युबिलिटी, गैस के पार्टिकल ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब गैस की सोल्युबिलिटी क्या कर रही है, सोल्यूशन में ज़्यादा हो रही है। तो इसने फिर एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया और उसी लॉ को क्या बोला गया था, हेनरीज लॉ बोला गया था। आई होप आपको ये जो इंट्रो है बेसिक है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ इसके आगे देखिए, हेनरीज लॉ को ही हम स्टेट करते हैं। अभी क्या कहता है हमें, दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड, ये लॉ क्या स्टेट करता है कि जो हमारा मास ऑफ द गैस जो डिजोल्व है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, कि जो कितना हमारा गैस का मास है वो डिजोल्व हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट पर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको आप ध्यान रखना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। वही बात आ गई ना कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअली में क्या है, कि कितना मास डिजोल्व हो रहा है, यस और नो। सोल्युबिलिटी में एक्चुअली में क्या है कि कितना मास गैस का डिजोल्व हो रहा है, किसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो रहा है। और सोलवेंट वो क्या बोल रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोलवेंट की बात कर रहा है कि ये आपका पूरा यहाँ पे कुछ सोलवेंट था, उसका उसने इतना वॉल्यूम ले लिया पर यूनिट वॉल्यूम, वो देख रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास डिजोल्व हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, कि जितना आप क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो उसके प्रोपोर्शनल होगा। ईजी है, नोट सो टिपिकल है ना। तो यहाँ से रिलेशनशिप क्या निकला कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, प्रेशर के है, यस और नो, क्लियर। तो अब जब भी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं, और क्या उसको रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट लगा के, है ना। तो m इज इक्वल टू के पी हो गया, वे इसकी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर आपको इतना। नाउ देखिए सेकेंड वे से आप कैसे इसको बता सकते हो। सेकेंड वे से मास की बात करो चाहे सोल्युबिलिटी की बात करो, कि कितना मास डिजोल्व हो रहा है या कितना गैस की सोल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर लिक्विड में, तो इस दीज बोथ आर सिमिलर, है ना, मास सोल्युबिलिटी एक चीज़ ही है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन, कि जो आपकी सोल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है प्रेशर ऑफ द गैस की, जितना आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस गैस पर, ठीक है। और आपको भी मैंने बताया कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है किसके बीच में, गैस के पार्टिकल के बीच में, जो हमारे क्या है अनडिजोल्व है, जो मतलब ऊपर हैं, और जो सोल्यूशन में है सोल्यूशन वाले ऊपर जाते रहते हैं, मतलब डिजोल्व से अनडिजोल्व और अनडिजोल्व से डिजोल्व फॉर्म, जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया था सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की जब हमने बात करी थी। क्लियर आपको इतना। अब देखिए जब मैं एक कोई भी एनी वन गैस लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसका सिंपल प्रेशर बोलूँगी कि जितना प्रेशर लग रहा है। लेकिन सपोज करो कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेज हो, अगर हमारे पास क्या हो, मिक्सचर ऑफ गैसेज हो, तो हम किसकी बात करते हैं, प्रेशर के टर्म में बात ना करते हुए पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। जब हमारे पास क्या हो, मिक्सचर ऑफ गैसेज हो, तो प्रेशर की बात ना करते हुए हम किसकी बात करते हैं, उसके पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं वहाँ पर, ठीक है। आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ क्लास 11 में आता है ये हमारा। तो जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं तो हम टोटल प्रेशर इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द ईच गैस, यस और नो, ठीक है। तो जब ध्यान रखना यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले, पार्शियल प्रेशर की बात करने वाले हैं, जो हम पी यहाँ पर भी मैं बताऊंगी, दैट इज पार्शियल प्रेशर, ओके। अब देखिए मैं बोल रही हूँ मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, फिर मैंने बोला सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब मैंने आपको पीछे ही बताया कि सोल्युबिलिटी को आप किस टर्म में बता सकते हो, मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन की टर्म में बता सकते हो ना। सोल्युबिलिटी का मतलब ही क्या है कि कितने मोल डिजोल्व हो रहे हैं एक सोल्यूशन के अंदर, कितने मोल डिजोल्व हो रहे हैं एक सोल्यूशन के अंदर, यस और नो। तो हम इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी बात कर सकते हैं। तो एक्स हियर इज आवर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। So mole fraction is directly proportional to pressure. Mole fraction is directly proportional to pressure. So आप इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना, कि जितना आप प्रेशर लगा रहे हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जा रहे हैं, अब लिक्विड के सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। जितना आप प्रेशर लगा रहे हैं उतने नंबर ऑफ मोल लिक्विड के सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, मतलब सोल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप चाहे ये बोलो कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखिए वही प्रोपोर्शनल को आप किससे रिप्लेस करेंगे, इक्वल से रिप्लेस करेंगे ना, है ना।
तो प्रोपोर्शनल इज रिप्लेस्ड बाय इक्वल साइन और उसके लिए क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे. मैंने कांस्टेंट ले लिया के डैश, इट इज ए के डैश. क्लियर. अब देखिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/k डैश इंटू एक्स हो जाएगा, 1/k डैश इंटू एक्स हो जाएगा. अब यहाँ 1/k डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, के एच लिख सकती हूँ. 1/k डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, के एच. एक और कॉन्स्टेंट ले लिया. अब मैं बार बार ये थोड़ा ना बोलूँगी P इज इक्वल टू 1/k डैश इंटू एक्स, P इज इक्वल टू 1/k डैश इंटू एक्स. तो इसको क्या कर दूँ मैं, सिंपल 1/k डैश को एक और कॉन्स्टेंट ले लेते हैं. तो वो क्या बन गया, के एच. के एच क्या बना था, हेनरीज कॉन्स्टेंट. के एच क्या बना था, हेनरीज कांस्टेंट. क्लियर. अब देखो तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ही हमारी इक्वेशन बन गई. P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. यहाँ से चाहे आप x की टर्म में बात करो, मोल फ्रैक्शन की टर्म में बात करो, या आप के एच की टर्म में, ये आपको मैं बताऊंगी ग्राफ क्या कह रहा है. तो x यहाँ से क्या हो गया, P/kh हो गया. x इज इक्वल टू P/kh. ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या करा, एक ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन. पार्शियल प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड लिक्विड. पार्शियल प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मतलब P डायरेक्टली, यहाँ से आपको पता ही चल रहा है ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था ना. तो P अगर कोई भी जैसे ओम्स लॉ आप पढ़ते हो, वहाँ पे क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो आप V I के बीच में क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ डाल देते हो और वहाँ पर R क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. उसको, उसी कांस्टेंट को हम क्या बोला था हमने बाद में, रेजिस्टेंस बोला था उसी कांस्टेंट को. यस और नो, है ना. तो V इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन बन जाती है वहाँ पे हमारी. ऐसे ही यहाँ पर क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन है. तो इसके यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या ले लिया, के एच ले लिया, और हेनरी के नाम पे ये कांस्टेंट हो गया, हेनरी कांस्टेंट हो गया, है ना. तो अब ग्राफ कैसा आने वाला है इसका, स्ट्रेट लाइन आने वाला है. इसका ग्राफ कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है. तो अब इस ग्राफ का स्लोप कौन होगा, के एच. जैसे V इज इक्वल टू आई आर में आता था, तो R हमें वहाँ क्या बताता था, स्लोप ऑफ द ग्राफ बताता था ना. R इज इक्वल टू V/I आप बोलते थे, स्लोप ऑफ द ग्राफ. जो रेजिस्टेंस है, जब भी आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालना, तो VI ग्राफ से अगर आपको बोल दे कि स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालो, तो आप क्या बोलोगे, हम रेजिस्टेंस निकाल देते हैं. हम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ हो जाएगा. ऐसे यहाँ पर क्या है, के एच की वैल्यू निकाल दो, के एच क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ आ जाएगा. और वो किसके इक्वल आ जाएगा, y/x. स्लोप क्या होता है, y/x. सपोज करो ये हो गया हमारा y, यहाँ पर y, और ये हो जाएगा x, y/x. तो P/x क्या आ जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ द ग्राफ. क्लियर. ठीक है. तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन P/kh आ गया, या KH इज इक्वल टू P/x आ गया. क्लियर. अब देखिए हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट प्रेशर जैसी ही है, प्रेशर की है एक तरह से कह सकते हैं आप. इट कैन बी ATM और बार, इट कैन बी ATM और बार, दोनों में आप बोल सकते हैं इसको. ओके. क्लियर. आप, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अगर कोई भी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप थोड़ा सा इसको बैकवर्ड करिए वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ सम की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स देखिए अब आप अबाउट द KH. सम की पॉइंट्स अबाउट द KH. फर्स्ट वन इज, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस. KH किस पे डिपेंड करेगा, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. अब ये कैसे गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करने वाला है, कि मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए और डिफरेंट काइंड के सोलवेंट के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होगी. डिफरेंट टाइप के गैसेस के लिए डिफरेंट, एक्चुअली में गैस भी के नेचर पे भी करता है, सोलवेंट के नेचर पे भी करता है. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप की गैसेस के लिए, डिफरेंट टाइप के सोलवेंट के लिए जो KH की वैल्यू रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है. ठीक है. जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक टेबल है मैंने बनाई है यहाँ पर, वैल्यूज ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट फॉर सम गैसेज इन डिफरेंट सोलवेंट. जैसे मैंने पहले हाइड्रोजन गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस सोलवेंट इज योर वाटर. ठीक है. तो KH की वैल्यू आई 71.18 आई. अब गैस इज हाइड्रोजन बट द सोलवेंट इज बेंजीन. ये आपका क्या है, इनऑर्गेनिक सोलवेंट. ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक सोलवेंट. ठीक है. तो सोलवेंट इज योर बेंजीन, तो वैल्यू चेंज हो गई 3.67. तो KH की वैल्यू आपकी किस पे डिपेंड करती है, सोलवेंट पे डिपेंड करती है. इससे ये पता चला मुझे. ठीक है. सोल्यूट पे जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए ये वैल्यू आ रही है, CO2 गैस के लिए 1.67 आ रही है. मतलब गैस चेंज हो रही है तब भी क्या हो रहा है, KH की वैल्यू चेंज हो रही है. चाहे सोलवेंट चेंज हो रहा हो, चाहे गैस चेंज हो रही हो, गैस का नेचर चेंज हो रहा हो, तो हमारी KH की वैल्यू वेरी करेगी. ठीक है. ऐसे CO2 की आप देखो, वाटर और बेंजीन में अलग अलग वैल्यूज़ हैं. मिथेन की देखो, वाटर बेंजीन में अलग अलग वैल्यूज़ हैं. क्लियर आपको इतना. सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द सोलवेंट. नाउ योर सेकेंड पॉइंट, बट इट सेज मोर द वैल्यू ऑफ द KH की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, मोर द वैल्यू ऑफ द KH लेसर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस.
जितनी की एच की वैल्यू क्या आने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, उतनी गैस की सोल्युबिलिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। नाउ देखो आप यहीं से आप रिलेशन से देख लो, के एच की वैल्यू मैं बोल रही हूँ ज़्यादा है, के एच की वैल्यू क्या है ज़्यादा। अब आपको ये कुछ रिलेशन इन्वर्सली नहीं लग रहा, इन्वर्सली है ना ये रिलेशन, आपका इन्वर्सली लग रहा है आपको, तो ये रिलेशन इन्वर्स होने की वजह से के एच की वैल्यू हमारी क्या है, ज़्यादा, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब क्या है कि कम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, डिजोल्व होंगे सोल्यूशन, कम नंबर ऑफ मोल डिजोल्व होने का मतलब क्या है, सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। तो क्या होगा, मोर द वैल्यू ऑफ द के एच लेसर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर। नाउ moving on to the third point, the value of the KH increases with the rise in the temperature। KH की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी KH की वैल्यू होगी। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन था कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या करी गई, इंक्रीज करी गई। अब मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, KH इंक्रीज करेगा, KH इंक्रीज करेगा तो सोल्युबिलिटी क्या करेगी, जल्दी बताओ, सोल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना। अभी आपने रिलेशन मैंने आपको दिखाया कि मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, के एच हेनरीज कांस्टेंट के, तो के एच की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होएगा। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज मतलब सोचो जल्दी, आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो डिजोल्व होने हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाले, डिक्रीज होने वाले, तो सोल्युबिलिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि सोल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जो के एच और टेम्परेचर हैं ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, के एच और टेम्परेचर क्या होते हैं, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर। इसके लिए भी एक टेबल है मेरे पास, लेट मी शो यू। वैल्यू ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट फॉर सम गैसेज इन द वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो O2 गैस है यहाँ पर, टेम्परेचर पहले है हमारा 293 केल्विन, द वैल्यू ऑफ द KH इज 34.86। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यस और नो, बाय फैक्टर ऑफ 10 केल्विन। तो KH की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, 46.82 होगी KH की वैल्यू। ऐसे नाइट्रोजन देख लो आप, 293 पे इतनी वैल्यू है, 76.48, 303 पे आपकी वैल्यू कितनी हो गई है, 88.84 हो गई है, यस और नो। हाइड्रोजन देख लो आप, 293 पे 69.16 है, 298 पे आ जाओ 71.18 हो गई है। तो मतलब KH क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, KH इंक्रीज कर रहा है जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। क्लियर। अब आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, 4 पॉइंट्स हो गए होंगे आपको क्लियर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आपके लिए है वैसे, वाई द एक्वेटिक स्पीशीज लाइक फिश फील मोर कंफर्टेबल इन लेक्स इन विंटर देन इन द समर। अब विंटर और समर से माइंड में बात आ जानी चाहिए कि विंटर में टेम्परेचर क्या होने वाला है, कम होने वाला है भाई, समर में टेम्परेचर क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। तो अगर विंटर में टेम्परेचर कम होने वाला है, विंटर में टेम्परेचर कम होने वाला है तो सोल्युबिलिटी क्या होने वाली है, ज़्यादा। विंटर में टेम्परेचर कम होने वाले तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, मतलब जो ऑक्सीजन गैस जो डिज़ोल्व होगी वो ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होगी, क्योंकि ये एक्वेटिक स्पीशीज़ क्या लेते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर तो ऑक्सीजन नहीं लेते ना, ये क्या यूज़ करते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, यस और नो, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो जो हमारे एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं दे फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर देन इन द समर। समर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी गैस की, जो ऑक्सीजन की डिज़ोल्व गैस की अमाउंट है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है लिक्विड में। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं। नाउ अब एक कंडीशंस आ गई कुछ, क्या कंडीशंस हैं वो, ठीक है, कंडीशंस क्या हैं आप देखो, हेनरीज लॉ वैलिड ओनली, हेनरीज लॉ वैलिड तभी होगा, ठीक है, जैसे किस चीज़ की वैलिडिटी होती है ना कि वैलिडिटी 2 ईयर्स है, इसकी वैलिडिटी इसकी 3 ईयर्स है, उसके बाद ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। जैसे आपके पैक ही लगा लो, वो भी तो एक्सपायर हो जाते हैं ना हमारे पैक्स, तो ऐसे ये भी क्या है, वैलिड किस कंडीशन पे है भी, ये भी तो कहेगा कि मैं भी तो हर कंडीशन में थोड़ा ना वैलिड हूँ, भी मेरी भी कुछ कंडीशंस है, तो क्या कंडीशन है चलो देख लेते हैं उसे भी। हेनरीज लॉ वैलिड ओनली, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर इतना भी ज़्यादा हाई मत कर दो आप। हमने बोला कि प्रेशर बढ़ाने से एक गैस है वो डिजोल्व ज़्यादा हो रही है,
हमने बोला था, राइट, यही हेनरी लॉ था हमारा कि प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजिंग। लेकिन प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी लिमिट, हर चीज़ की कोई ना कोई अपनी लिमिट होती है, ये बात आपको पता है, ये है ना। सेकेंड वन, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर को इतना भी कम मत करो। अभी हमने बोला कि टेम्परेचर जब कम होगा तो सोलिबिलिटी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन हो, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कितना भी कम टेम्परेचर करो तो अपनी मर्जी से कितना भी ज़्यादा प्रेशर कर दो, ठीक है। तो देयर शुड बी पर्टिकुलर लिमिट्स ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। नाउ द गैस इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस इतनी भी ज़्यादा हाईली सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस तो भाई सोल्यूशन में ही रह गई, कि प्रेशर कम होने से गैस के पार्टिकल बाहर ही ना आए, प्रेशर कम होने से गैस के पार्टिकल बाहर ही ना आए। सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें CO2 गैस डिजोल्व होती है उसमें, है ना, CO2 गैस डिजोल्व होती है। तो आप जैसे ही इसका क्या करते हो, सील ओपन करते हो तो एकदम से गैस कहाँ आती है, बाहर आती है। मतलब पहले हाई प्रेशर पे उसको डिजोल्व करवा रखा होता है ना, हाई प्रेशर पे CO2 गैस को डिजोल्व करवा रखा होता है। लेकिन जैसे प्रेशर लो होता है वो सारी की सारी गैस कहाँ आती है, बाहर आ जाती है। जैसे सील ओपन करते हो तो मतलब प्रेशर कम ही कर रहे हो ना आप एक तरह से, सारी गैस कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है ना। तो मतलब गैस जो है वो प्रेशर जब तक अप्लाई है वो सॉलिबिलिटी उसकी है, मतलब इतनी भी ज़्यादा उसकी हाई सॉलिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके पार्टिकल्स जो है वो बाहर ही ना आए प्रेशर लो होने पर। क्लियर। गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सोलवेंट नॉर एसोसिएट्स और डिसोसिएट इन द सोलवेंट। मतलब इतना ज़्यादा उसको सोलवेंट, वही बात आ गई कि इतनी ज़्यादा हाईली सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए सोलवेंट के साथ। कुछ गैसेस करती हैं रिएक्ट बट नॉट हाई, उसको क्या होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए, ना ही उसको एसोसिएट और डिसोसिएट होना चाहिए सोलवेंट के अंदर। अब मतलब सपोज करो NH3 गैस है, अमोनिया गैस है, वो पानी में अगर चली जाए, NH3 प्लस वाटर, सोलवेंट वाटर हो गया, तो क्या बनाएगी, सोचो, NH3 प्लस वाटर क्या बनाएगी, बताओगे, NH3 प्लस वाटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। तो गैस को एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं जाना चाहिए सोलवेंट के अंदर। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसके ऊपर हेनरी लॉ तब तक वैलिड रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का टॉपिक। नाउ लेट अस सी सम एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ। फर्स्ट देखो, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स इन ब्रीदिंग ऑफ द डीप सी डाइवर्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी कि क्या कह रहा है ये पॉइंट, ठीक है। ऑक्सीजन डिजोल्व इनटू द ब्लड अक्रॉस द लंग्स ड्यू टू द हाई एयर प्रेशर इन द लंग्स। ये तो आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, और वैसे भी आपने क्लास 10 में भी या जनरल हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग में बात पता होती है कि ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व होती है हमारी अक्रॉस द लंग्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एयर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है लंग्स में, है ना। तो वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व होती है हमारे ब्लड के अंदर। क्लियर आपको, क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स में डिजोल्व होने के बाद फिर वहाँ से किसकी तरफ जाएगी, वो आगे ब्लड कैपिलरीज में जाके डिफ्यूज़ होती है ना, लंग्स में जाने के बाद ब्लड कैपिलरीज में ब्लड में जाती है, ठीक है। नाउ सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग द CO2 अंडर द प्रेशर। ये तो आपको बात पता ही है कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक, अभी मैंने पहले ही बोला कुछ देर पहले कि सॉफ्ट ड्रिंक जो प्रिपेयर होती हैं वो कैसे प्रिपेयर होती हैं, बाय डिजोल्विंग द CO2 अंडर द प्रेशर। CO2 को डिजोल्व करा जाता है अंडर द हाई प्रेशर। लेकिन जैसे वो अब उसको क्या करते हो, सील ओपन करते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, वो सारी की सारी कहाँ आती है, बाहर की तरफ आती है। क्लियर। नाउ अब देखो वो स्क्यूबा डाइवर्स वाला जो आपका था ना, ये फर्स्ट एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन, ये इस क्वेश्चन की फॉर्म में आपकी एक्सप्लेन हो जाएगी। वाई द डीप सी डाइवर्स, मतलब जो बिल्कुल अंदर की तरफ जाते हैं ना, डीप सी डाइवर्स बोला जाता है उनको, कि जो पानी में बिल्कुल अंदर की तरफ जाते हैं, सी में बिल्कुल अंदर की तरफ जाते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स भी आपने सुना होगा उनको बोलते हैं। वाई द डीप सी डाइवर्स प्रेफर टू हैव द मिक्सचर ऑफ O2 प्लस हीलियम इंस्टेड ऑफ द एयर। मतलब वो क्या प्रेफर करते हैं कि जो ऑक्सीजन होनी चाहिए वो हीलियम के साथ मिक्स होनी चाहिए, मतलब उसमें हीलियम भी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ द एयर। ये लेके जाते हैं ना अपने साथ, टैंक होता है जो, ऐसा क्यों है। अब देखो जब वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे, पानी में बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं, पानी में नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ प्रेशर कम होगा या वहाँ पे ज़्यादा होगा, खुद सोचो। अपने आप को इमेजिन करो कि मैं बिल्कुल डेप्थ में जा रहा हूँ, सी की डेप्थ में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर प्रेशर क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगने वाला है वहाँ पे, है ना।
प्रेशर आप पर ज़्यादा लगने वाला है तो उस टाइम क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगने से जो N2 डिज़ोल्व होती है ना ब्लड में, वो बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होने लग जाती है। N2 भी डिज़ोल्व होगी, ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व होगी। तो प्रेशर ज़्यादा लगने से जो गैसेज है ना, N2 या ऑक्सीजन टाइप की जो गैसेज हैं वो ब्लड में क्या होने लग जाती हैं, ज़्यादा डिज़ोल्व होने लग जाती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की एसिड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप ऊपर की तरफ आएंगे, ऐसा तो नहीं कि नीचे पानी में ही रहेंगे, ऊपर की तरफ तो आएंगे ही सही, ऊपर सरफेस की तरफ आ रहे हैं, वाटर की सरफेस की तरफ आ रहे हैं, फिर से प्रेशर कम होगा, यस और नो, फिर से प्रेशर कम होने वाला है ना, नॉर्मल प्रेशर पे आने वाला है। तो उस नॉर्मल प्रेशर पे क्या होगा, अब वो जो हमारी गैसेज हमारे ब्लड में डिजोल्व हुई थी, मतलब ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो गई थी, अब वो बाहर भी तो निकलेंगी ना कम प्रेशर पे। भाई हमें कहता है कि सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है भाई, तो मतलब प्रेशर ज़्यादा है तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, प्रेशर कम हो रहा है तो मतलब सोल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। मतलब जितने मॉल डिजोल्व हो रहे थे अब वो गैसेस के वो बाहर भी निकलेंगे, हमारी कैपिलरी से बाहर भी आने वाले हैं अब वो। तो मतलब नॉर्मल जब प्रेशर होने लगता है तो जो गैसेस हैं वो बबल्स की फॉर्म में हमारे ब्लड से बाहर आने लगती हैं, बबल्स की फॉर्म में हमारे ब्लड से क्या आने लगती हैं, बाहर आने लगती हैं। तो वो क्या करती है, पेन कॉज करती है बॉडी के अंदर, क्या करती है, पेन कॉज करती है। जनरली नाइट्रोजन गैस कोजेज द मोर पेन, ठीक है, ऑक्सीजन इतना ज़्यादा नहीं, बट नाइट्रोजन गैस कोजेज द मोर पेन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बैंड्स बोलते हैं हम, जो इतनी ज़्यादा पेन होने लगती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। क्लियर। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आज के टाइम में जितने भी डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे यूज़ द एयर। वो कौन सी एयर यूज़ करते हैं, जो हीलियम गैस के साथ डाइल्यूटेड हो, मतलब उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट कम हो जाए, उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे कि 11.7% उसमें हीलियम है, 56.2% नाइट्रोजन है, और 32% उसमें क्या है, O2 है। ठीक है, ताकि उसके अमाउंट को थोड़ा सा कम रखा जाए। और ये हीलियम क्यों यूज़ करा हमने उसके अंदर, हीलियम एक स्मॉल साइज़ का एटम है और उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है ब्लड के अंदर देन द नाइट्रोजन। उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है ब्लड में देन द नाइट्रोजन। तो इसलिए यहाँ पर आई कि मिनिमाइज करने के लिए पेनफुल इफेक्ट्स को इन ब्रीथिंग द डीप सी डाइवर्स। तो इसलिए हम बोला जाता है कि डीप सी डाइवर्स प्रेफर करते हैं मिक्सचर ऑफ O2 प्लस हीलियम इंस्टेड ऑफ द एयर, क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब वो बाहर लोअर प्रेशर पे जब वो बाहर आने लगती है तो उस टाइम क्या होता है कि वो बैंड्स कोज करती है, पेन कोज करती है। इसलिए क्या यूज़ किया जाए, O2 प्लस हीलियम का मिक्सचर यूज़ किया जाए। क्या यूज़ किया जाए, O2 प्लस हीलियम का मिक्सचर यूज़ किया जाए। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन, वाई ए पर्सन गेट टायर्ड क्विकली एट द हायर एल्टीट्यूड। मतलब जब आप ऊंचाई पे जाते हो, हायर एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट पे जाना। ठीक है, तो एक पर्सन टायर्ड फील क्यों करता है, थका हुआ, उसको थकान क्यों महसूस होने लग जाती है। हायर एल्टीट्यूड पे आपको पता है प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होने से आप बताओ खुद ही क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ गैस O2 डिजोल्व आपके ब्लड में होनी है, O2 की वजह से तो आपका जो फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है हमारा, वो O2 की वजह से तो होता है, उससे से हमें क्या मिलती है, इतनी सारी एनर्जी मिलती है ना, उससे से हमें, यस और नो, हम रेस्पायर करते हैं तो हमारे को क्या मिलती है, इतनी सारी एनर्जी मिलती है। तो जब प्रेशर ही कम होगा तो O2 की जो डिजोल्व जो हो रही है ब्लड में, वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और O2 ब्लड में कम डिजोल्व होने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि डेफिशिएंसी हो गई हमारी O2 की, O2 की डेफिशिएंसी हो गई। O2 की डेफिशिएंसी हो रही तो ऑटोमेटिकली आप क्या फील करोगे, टायर्ड ही फील करोगे ना, है ना। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं इसको, एनॉक्सिया। या दूसरे विषय आप क्या बोल सकते हो, हायर एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बोल सकते हो, हायर एल्टीट्यूड सिकनेस। क्लियर। तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस। किसकी थी ये एप्लीकेशंस, हेनरीज लॉ की। किसकी थी एप्लीकेशंस, हेनरीज लॉ की। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पॉइंट कहीं से क्लियर नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा इसको बैकवर्ड जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक कंसेप्ट क्लियर करा है यहाँ पर। हेनरीज लॉ का छोटा से छोटा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्लियर करा है आपको। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए इसको और शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल, सो डैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको अपने आप से ही कोई नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक्स।